हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश राजपूत। आज की क्लास में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में सीखेंगे। तो बेटा, सबसे पहला जो एटम का कॉन्सेप्ट था वो डाल्टन ने दिया था। इसके कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। इनने जो पॉस्टुलेट्स दिए थे वो ये थे कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। राइट, ग्रीक टर्म में एटम को हम एटोमियो भी बोलते हैं। एटोमियो मतलब होता है अनकटेबल। राइट, इसका मतलब क्या होता है बेटा? अनकटेबल पार्टिकल। ठीक, तो इनने एक एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या बोला? एटम बोला। विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और ये एटम ही किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। जैसे यहाँ पर सपोज सोडियम है, तो सोडियम के जितने भी एटम होंगे वो सब कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। That is, atoms of a particular elements are all alike but differ from atoms of other elements. अगर हम दो एलिमेंट, सपोज हमने सोडियम और पोटेशियम और कार्बन का कंपेयर किया, तो ये जो तीनों एलिमेंट हैं, इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी में वेरिएशंस होंगे। ठीक, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट possess डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग डिफरेंट मासेस। मास भी अलग अलग होंगे और उनकी प्रॉपर्टी। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास होता है 12। सोडियम है, एटॉमिक नंबर इसका 11, मास होता है 23। और पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19, मास होता है 39। तो इनके मास भी अलग अलग होंगे प्रॉपर्टी के साथ साथ। नेक्स्ट है, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। राइट, एटम इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। दैट इज, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। राइट, ना उन्हें क्रिएट किया जा सकता और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। दैट इज, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन। अगर हाइड्रोजन के दो एटम बाइंड होते हैं, ठीक, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा। अगर दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो H2O मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरीके से इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। अब बात आ जाती है एटॉमिक मासेस की। तो एटॉमिक मासेस, अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक, उनके एटम के मासेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया? स्टैंडर्ड बनाया कार्बन 12। ठीक है, तो कार्बन 12 के 12वें हिस्से, ठीक है, को हमने क्या किया? स्टैंडर्ड बनाया। हमने क्या किया, इस बात को कैसे समझते हैं? हमने कार्बन एटम के 12 छोटे छोटे टुकड़े किए, और जो सबसे छोटा टुकड़ा था इसका मास जो होगा, 12वां टुकड़ा था, इसका मास हाइड्रोजन के मास के इक्वल था। ठीक है, इसे हमने, इस सबसे छोटे पार्ट को हमने क्या किया? स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक, तो इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप टेकन एज 12। ठीक, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम है। ठीक है, तो हम इसे समझते हैं। जैसे एटॉमिक मास है, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में, एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन कार्बन एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने एक फॉर्मूले के फॉर्म में देख लिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एटॉमिक मास है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि एक रेशो है।
तो इसे हम AMU एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 1 AMU जो होगा, ठीक, 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक, या फिर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट 1 AMU की इक्वल होगी, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर हमसे पूछा जाए कि एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा, 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, ठीक, तो आप क्या करोगे, 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 कर दोगे, ठीक। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 AMU लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 16 AMU लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 16 AMU होगा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अब कुछ मेथड्स हैं एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने की, उन्हें हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड है ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटाइट मेथड, आइसोमॉर्फिज्म मेथड, स्पेसिफिक हीट मेथड, वेपर डेंसिटी मेथड। अभी सिर्फ हम इनके नेम के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनके नेम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए हुए थे। हम एक अलग से क्लास रखेंगे जिसमें कि इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी आप इनके नेम को लर्न कर लीजिए। नाउ एवरेज एटॉमिक मास की बात आ जाती है। तो देखो बेटा, एवरेज एटॉमिक मासेस में क्या होता है कि इसे हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि हमने आपसे पूछा, बताइए बेटा, आप जैसे 11th क्लास में या 12th क्लास में हैं, ठीक, मैंने आपसे पूछा बताइए 12th या 11th क्लास में किसी स्टूडेंट का वेट कितना होता है, ठीक। तो सपोज आपने आंसर दिया कि 65 किलोग्राम होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या सभी स्टूडेंट का, ऑल स्टूडेंट्स का वेट 65 किलोग्राम होगा? नहीं, किसी का ज़्यादा होगा तो किसी का कम भी होगा। तो अब आपको क्या करना होगा, एक एवरेज निकालना होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या होता है, नेचर में किसी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके मासेस में डिफरेंट मासेस हो सकते हैं, जिन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। जैसे ए और बी एटॉमिक मास हैं किसी एलिमेंट के, एटम के, और वो m/n के रेशो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप एवरेज जो एटॉमिक मास है, वो क्या हो जाएंगे, a इंटू एम प्लस बी इंटू एन अपॉन एम प्लस एन के इक्वल होंगे। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17, मास 35 है, एंड दूसरा क्लोरीन का आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 17 और मास 37 है, ठीक। इसका एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक, जैसे इसका परसेंटेज सपोज 75% है और इसका जो परसेंटेज है वो 25% है, तो अब आप यहाँ पर 35 इसका मास है और इसका परसेंटेज जो है वो 75 है, प्लस बी का मास 37 है और इसका जो परसेंटेज है वो 25 है, अपॉन 75 प्लस 25 कर देंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 35.5, ठीक। तो ये जो मास होगा वो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा क्लोरीन का, ठीक है बेटा। इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, ग्राम एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम और मोल एटम, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है, ठीक। इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी, ठीक। या फिर हम इसे लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, 1 ग्राम एटॉमिक मास,
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्या होता है, अब बात यह जाती है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 1 ग्राम है, क्या वो एक हाइड्रोजन के एटम का मास है? नहीं, बल्कि वो 1 मोल हाइड्रोजन के एटम का मास है। अब 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम होंगे। इतने हाइड्रोजन के एटम का मास क्या होगा? 1 ग्राम होगा। ठीक है बेटा, इस कारण हम इसे क्या बोलते हैं? मोल एटम। ठीक है, यानी कि हमसे कोई पूछे कि 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल कार्बन, तो ये कितना होगा? 12 ग्राम होगा। अगर हमसे कोई पूछता है मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो इसका मास क्या होगा? 12 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को बड़े केयरफुली आपको ध्यान रखना है। हमने मोल टर्म यहाँ पर यूज़ किया है और इस मोल की जगह पर हमने ग्राम एटम भी यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको केयरफुली ध्यान रखना है। कम से कम आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के एटम के एटॉमिक मासेस अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ठीक, अब बात आ जाती है मॉलिक्यूलर मासेस की। तो मॉलिक्यूलर मासेस जैसे कि सपोज 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हम इसके मास को फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक, अब देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 होता है। ये आ गया 18 ग्राम। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपको सब एलिमेंट के एटॉमिक मास लर्न हो, कम से कम सबके ना हो तो हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक तो आप कर ही लीजिए। तो इसके लिए क्या है, एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक के थ्रू बड़ी आसानी से ध्यान रख सकते हैं। कैसे? ऐसे एलिमेंट जिनका इवन एटॉमिक नंबर है, इवन एटॉमिक नंबर है, उनके मास को निकालने के लिए आप क्या करोगे? एटॉमिक नंबर में मल्टीप्लाई 2 कर दोगे। और ऐसे एलिमेंट जिनका की ऑड एटॉमिक नंबर है, उनके एटॉमिक मास को निकालने के लिए आप क्या करोगे? एटॉमिक नंबर में मल्टीप्लाई 2 करके +1 कर दोगे। इसका एक एक्सेप्शन आता है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, ऑड नंबर है लेकिन वो इवन वाले रूल को फॉलो करेगा, मास आएगा 14, 7 2 14। और बेरिलियम ऑड वाले का एक्सेप्शन है, इसका एटॉमिक नंबर 4, इवन नंबर है लेकिन ये ऑड वाले रूल को फॉलो करेगा, 4 2 8 +1 9। ठीक, ये एक्सेप्शन होता है, इन्हें केयरफुली आपको ध्यान रख लेना। इसके अलावा क्लोरीन और आर्गन के लिए भी आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और मास 35.5 आएगा, 35 की जगह 35.5 ध्यान रखना होगा। आर्गन 18 2 36 होगा, लेकिन आपको 40 ध्यान रखना होगा। ये 2 के एटॉमिक मासेस भी आपको अलग से ध्यान रखने होंगे। ठीक है बेटा, चलिए नाउ अब बात आ जाती है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। तो कुछ मेथड्स हैं, उन्हें आपको लर्न कर लेने हैं, उनके नेम। फर्स्ट है डिफ्यूजन मेथड फॉर गैसेस, वेपर डेंसिटी मेथड फॉर गैसेस ओनली, विक्टर मेयर मेथड्स फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स एंड और सॉलिड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जैसे आप सॉल्यूशन में सीखते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर जो है 12th क्लास का। ठीक है बेटा, नाउ इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप क्या करते हैं? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एन फैक्टर क्या होता है। जैसे H2SO4 है, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा, मोलर मास दैट इज 98 अपॉन एन फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, अब एन फैक्टर 2 कैसे आया? यहाँ पर रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन है वो 2, तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। या फिर इसके अलावा अब इन रेडिकल्स के जो चार्जेस हैं उसे भी आप एन फैक्टर मान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 49। ठीक, कुछ केसेस में आपको स्ट्रक्चर्स के थ्रू ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि H3PO3 है, अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन के नंबर के अकॉर्डिंग एन फैक्टर निकालेंगे तो इसका 3 आएगा,
लेकिन एक्चुअल में 3 नहीं होता है और 2 होता है। देखिए हम स्ट्रक्चर से समझें तो यहाँ पर जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो सिर्फ 2 हैं, क्योंकि 2 ही OH हैं इसमें, तो इसका जो N फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा 2। ठीक, जबकि वहीं पर H3PO4 देखा जाए तो H3PO4 का जो N फैक्टर हो जाएगा वो होगा 3। ठीक, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। नाउ फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास क्या होता है? ठीक, जैसे कि सपोज NaCl है, NaCl का अगर क्रिस्टल को समझा जाए तो एक NaCl सराउंडेड होता है 6Cl से, या फिर एक Cl माइनस सराउंडेड होता है 6Na+ से। ठीक, ये क्रिस्टल होता है। लेकिन जब आप मास निकालते हैं तो सिर्फ एक यूनिट, दैट इज फॉर्मूले से ही निकालेंगे, और इसका मास जो होगा वो 23 + 35.5 दैट इज 58.5 ग्राम इसका फॉर्मूला मास होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, एक छोटी सी चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन एटम का। ऑक्सीजन एटम के मास को अगर हम 16 AMU लिखें तो ये जो मास होगा वो मास होगा 1 एटम का। ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU होगा। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होगा वो होगा ओनली 16, उसकी कोई यूनिट यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, और ऑक्सीजन एटम का अगर हम यहाँ पर 16 ग्राम लिखें तो ये क्या होगा? मोलर मास होगा। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होगा 16 ग्राम। आगे बात समझिए बेटा, तो इनको आपको इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।